नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद हिमांशु क्लासेस में। और आज फिर से प्राचीन इतिहास, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित मैं 10 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आप अपना भरपूर प्यार इसे देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो परीक्षा में, भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं। इनको लेकर ही आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न जो मैंने दिया है वो आपको बताना है कि ऋग्वैदिक काल में मकानों को कहते थे। ऋग्वैदिक काल में मकानों को कहते थे। तो सीधे इसका दिमाग में हमारे उत्तर आना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में मकानों को कहा जाता था दीपुरे तिपुरे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में मकानों को कहा गया दीपुरे तिपुरे। आपने अपनी या उत्तराखंडी संस्कृति के अंतर्गत कई गानों में भी जो है दीपुरे तिपुरे कहा गया है। यानी जो पुराने समय में हमारे पत्थरों के जो मकान हुआ करते थे उन्हें भी हम अगर दुमंजिला तो दीपुरे तिपुरे कहा जाता था, है ना। इसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में भी मकानों के लिए जो नाम है या मकानों को क्या कहा जाता था तो दीपुरे तिपुरे, और आज कहा जाता है इसे दीपुड़ा तिपुड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में मकानों को कहते थे दीपुरे तिपुरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के बांधने के स्थान को कहते थे। ऋग्वैदिक काल में पशुओं को बांधने के स्थान को कहते थे। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा गोष्ठ। ठीक है, अर्थात गोठ। तो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के बांधने के स्थान को कहा गया गोष्ठ। आज हम जिसे गोठ कहते हैं ना, बाड़ गोठ, जहां पर हम अपने गाय या पशुओं को रखते हैं। तो आज का जो फेमस प्रयुक्त नाम हो गया है गोठ। तो पुराने समय से ही वो परंपरा चली आई, तो उसको उस तरह से संबोधित किया गया। तो इस पहले जो 2 प्रश्न हैं इसमें ऋग्वैदिक काल में मकानों को कहा जाता है दीपुरे तिपुरे और पशुओं को बांधने के स्थान को कहते हैं गोष्ठ, जो कि आज हम अब गोठ कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो प्रश्न तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि उत्तराखंड में जो प्रथम उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो हमें किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है। तो ये तो बिल्कुल एक बहुत सरल सा प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद से। मैंने अपने कई पुरानी वीडियो में भी इससे संबंधित प्रश्न लाया हूं कि उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो किस धार्मिक ग्रंथ से मिल रहा है, तो वो ऋग्वेद से मिल रहा है। अब ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है उत्तराखंड के लिए, तो उत्तराखंड के लिए ऋग्वेद में कहा गया है देवभूमि या फिर मनीषियों की पूर्ण भूमि। मनीषियों की पूर्ण भूमि। तो इसलिए उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो किस धार्मिक ग्रंथ में हमें मिल रहा है, तो ऋग्वेद, और उसमें कहा गया है देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो में चौथा प्रश्न है वह है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति है। पुरा प्रजातियों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में हमें पुरा प्रजातियों की 4 श्रृंखलाएं मिली हैं। यानी उनमें से आपने पढ़ा होगा कि कौल है ना, कौल, किरात, खस और भोटांतिक प्रदेश। ठीक है, तो कौल, किरात, खस और भोटांतिक, इसी तरह से हमें याद भी करना है, कौल, किरात, खस, भोटांतिक प्रदेश। प्रश्न पूछा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जॉर्ज ग्रियर्सन किसे उत्तराखंड की सबसे पुरा या प्राचीन जाति किसे मानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई किरात। तो जॉर्ज ग्रियर्सन
उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति किसे मानते हैं? किरात। और अगर यही प्रश्न शिव प्रसाद डबराल के अकॉर्डिंग आ जाए कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति है, तो आप कहेंगे कोल। ध्यान रहे, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति कोल। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति किरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो अब अगला प्रश्न है वह भी पूरा प्रजाति से संबंधित है, और प्रश्न है कि घर जवाई प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगर आप पूरा प्रजातियों को पढ़ेंगे तो एक जो प्रजाति है वह है खस। जो प्रजाति है वह है खस। तो जो खस प्रजाति है उसके अंतर्गत हमें बहुत सारी प्रथाएं देखने को मिली हैं, जैसे जेठों प्रथा, जैसे देवदासी प्रथा। तो उन्हीं में से एक है घर जवाई प्रथा। यानी खसों के अंतर्गत उनके समय में तो जो है घर जवाई रखने की प्रथा का प्रचलन था। तो ये प्रश्न के अनुसार अगर घर जवाई प्रथा का उल्लेख हमें मिलता है तो आप कहेंगे पूरा प्रजाति के अंतर्गत खसों में। तो पूरा प्रजाति जो खस है उसके अंतर्गत हमें घर जवाई प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें और भी प्रथाएं हैं, देवदासी प्रथा है, टेकुआ प्रथा है, जेठों प्रथा है, घर जवाई प्रथा है आदि, और बहुत सारी प्रथाओं का हमें उल्लेख खसों से ही मिलता है। तो ये घर जवाई प्रथा का उल्लेख भी हमें खसों से मिलता है। अगला जो इसमें प्रश्न है वह है कि स्कंद पुराण में किरातों के लिए प्रयुक्त नाम है। तो स्कंद पुराण के अगर केदारखंड की मैं बात करूं तो वहां पर किरातों को कहा गया है भिल्ल। और ये बहुत सरल प्रश्न है, सारे बच्चों को आ रहा होगा, सभी साथियों को आ रहा होगा कि स्कंद पुराण में जो किरातों के लिए प्रयुक्त नाम है वह है भिल्ल। हालांकि किरातों के लिए और अन्य भी नाम संबोधित है, चाहे कीर है, किन्नर है, कीर पुरुष है। इसके अलावा अगर हम स्कंद पुराण की बात करेंगे या केदारखंड की बात करेंगे तो उस पर किरातों के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वह है भिल्ल। तो इस प्रकार स्कंद पुराण में किरातों के लिए प्रयुक्त नाम भिल्ल। तो ये ऐसी करके आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है। सीधे आपके मस्तिष्क में इसका उत्तर आ रहा होगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति वह है कुलिंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुलिंद। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति आप कुलिंद। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद। कुलिंदों की अगर बात करें तो फिर महाभारत के अकॉर्डिंग, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग हमें कुलिंदों के राजा सुबाहु का उल्लेख मिला है ना, और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं। अगर प्रश्न राजनीतिक शक्ति से पूछे कि उत्तराखंड का वह वंश जो प्रथम राजनीतिक शक्ति कहलाया, तो उसका उत्तर हो जाएगा कुलिंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें प्रश्न है वह है कि भाई भूगोल शास्त्रज्ञ बराहमिहिर ने कुलिंदों को क्या कहा है। भूगोल शास्त्रज्ञ बराहमिहिर ने कुलिंदों को क्या कहा है। तो भूगोल शास्त्रज्ञ बराहमिहिर ने कुलिंदों को क्या कहा है? द्विजमुख। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विजमुख। तो इस प्रकार से ये जो दोनों प्रश्न हैं ये कुलिंद वंश से ही संबंधित हैं कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद, और भूगोल शास्त्रज्ञ बराहमिहिर ने कुलिंदों को कहा है द्विजमुख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसमें नेक्स्ट प्रश्न है वह भी कुलिंद से ही संबंधित है। कुलिंद राज्य में कितने प्रदेशों का उल्लेख मिलता है? आपने कुलिंद राज्य पढ़ा होगा, तो कुलिंद राज्य के अंतर्गत हमें कितने प्रदेशों का उल्लेख मिलता है? कितना मिलता है फिर? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 प्रदेशों का। कितने? 6 प्रदेशों का।
अब वो 6 प्रदेशों की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका तमसा है, कालसी है, तंगड़ है या तंकड़ है, भारद्वाज है, तमसा, कालसी, तंकड़, भारद्वाज। इसके अलावा नीचे गौविशाण है, काशीपुर वाला इलाका गौविशाण, और पिथौरागढ़ और चमोली वाले इलाके में एक प्रदेश और है जिसका नाम है रंगको। क्या है? रंगको। तो इस प्रकार कुलिंद राज्य में कितने प्रदेशों का उल्लेख मिलता है? तो 6, तमसा, कालसी, तंकड़, भारद्वाज, रंगको और गौविशाण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें अंतिम जो प्रश्न है वह है कि कुलिंदों की राजधानी थी। यह बहुत सरल क्वेश्चन है। कुलिंदों की राजधानी थी तो कहां? देहरादून के कालसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुलिंदों की जो राजधानी है कालसी, या फिर प्राचीन रूप से उसे कल्पकूट, कालकूट आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कुलिंदों की राजधानी थी तो आप कहेंगे कालसी, कल्पकूट या कालकूट। तो इस प्रकार ये प्राचीन इतिहास, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित ये 10 प्रश्न थे और आशा करता हूँ कि आपको याद हो रहे होंगे, याद भी होंगे हैं। फिर से मिलूँगा एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।